हेमलता, रिया, रेखा, आतिफा, आतिफा तुम हो, हिमांशी यादव, तरुण सिंह, अवधेश कुमार, सोनू दास, संदीप विश्वास, आकाश। आकाश कौन है? तुम हो? तुम्हारा तो सुबह अभी क्लास में नहीं थे क्या? इसमें भी लगा दो सर। मंतशा कौन है? मंतशा, आसिनिशा, भावना, जॉन है ना? डिवीजन चल रहा है आप लोग का कि नहीं? टर्शियरी सेल वॉल किसमें पाया जाता है? टर्शियरी सेल वॉल किसमें पाया जाता है? बताओ। एग्जाम्पल दिए थे एक, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है ना। जिम्नोस्पर्म के स्पेसिफिक सेल है, कौन से टाइप के सेल में पाया जाता है? लिखवाए थे भाई, किस में पाया जाता है बताओ। बत्ती गुल हो गई है, तुम लोग की पढ़ नहीं रहे हो लग रहा है। ट्रैकीड्स कुछ लिखा था ऐसा? नहीं लिखा था तो मेरी क्या गलती, मैंने तो लिखवाया था। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकीड्स में पाया जाता है टर्शियरी सेल वॉल। अभी तो पूछे, अभी क्या हम पूछे थे? कुछ अलग पूछ दिए थे क्या? आज क्या पढ़ना था? कौन कौन से थे इंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में से? जी सर, इंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था हमने ना, इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के बारे में। क्या होता है इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स? एग्जाम्पल ही बताओ। हाँ हाँ हाँ, वैक्यूल्स। क्यों बोलते हैं इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते क्यों हैं? क्या चीज़ करता है? एक्चुअली दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। सब हाँ? क्या चीज़? जगह ज़्यादा लेने से नहीं, ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। दैट मीन्स कि कोई भी काम होगा, हाँ, एक दूसरे की इनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे बॉल की बॉडी है, ये किसके कोऑर्डिनेशन में काम करेगी? हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वैक्यूल्स के। ठीक है, तो ये मतलब एक दूसरे इनका जो फंक्शन होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन तो डिफरेंट होता है, बट इनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से सेम नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन में काम करता है। काम अलग अलग है, हाँ, लेकिन एक दूसरे से हेल्प से कर रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं तुम्हारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जिसमें चार आते हैं, एक गोल्गी बॉडी, दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल की, एनिमल सेल में 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। पहला होता है गोल्गी बॉडी,
दूसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरा तुम्हारा लाइसोसोम। ये तीनों जो है कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अगर पूछा जाएगा कि एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एनिमल सेल में कौन कौन सा होता है, तो तुम्हारा गोल्गी बॉडी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा और लाइसोसोम हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल की, उसमें चारों हो जाएगा, गोल्गी बॉडी, दूसरा तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा तुम्हारा लाइसोसोम और चौथा तुम्हारा वैक्यूल्स। इतना क्लियर हो गया? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आया ना क्या होता है? मतलब ये दो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फंक्शन के लिए। सिंपल एग्जांपल ले सकते हो ना, जैसे कोई भी चीज़ चल रहा है, कोई भी सिस्टम है, तो कोई भी सिस्टम को चलने के लिए एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है ना, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं ना। अब जैसे मान लो तुम्हारा पुलिस है, ठीक है, किसी ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पुलिस का फंक्शन होगा, तो पुलिस कोई भी काम कर रही है तो किसके हेल्प से कर रही होगी? यहाँ का जो डीएम होगा उसके हेल्प ले रही होगी, यहाँ की बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटी छोटी उनसे हेल्प ले रही होगी। उसको कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ के बारे में, मान लो किसी के बारे में उसको पता ही करना है, ठीक है। जैसे तुम सिंपल है, पासपोर्ट बनवाए होगे, कोई बड़े होगे तो पासपोर्ट बनवाओगे। जब पासपोर्ट बनवाओगे तो वहाँ पे कई मिनिस्ट्रीज़ का एक साथ काम करेंगी। जैसे मान लो पहले क्या होगा, जो पासपोर्ट जो तुम्हारी एविएशन मिनिस्ट्री है, जहाँ उड्डयन मंत्रालय है, वो क्या करेगा, उसके पास तुम अपना एप्लीकेशन जमा किए तो वो क्या करेगा, पहले तुम्हारे बारे में पता करेगा ना कि तुम्हारा पासपोर्ट बनाने लायक है कि नहीं, कहीं तुम क्रिमिनल तो नहीं ना हो, कहीं बम वम तो नहीं ना फोड़ के गए हो, कहीं सर किसी का नहीं ना फोड़े हो। तो ये सब चीज़ पता करने के लिए उसके पुलिस डिपार्टमेंट के पास भेजेगा कि भाई इनके बारे में पता करिए, ये चीज़ें सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में इनका काम चल रहा है ना। एविएशन मिनिस्ट्री किसके कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है? हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के काम में, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। तो ये चीज़ें क्या हुई, आपस में कोऑर्डिनेट कर। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा कैसे कोऑर्डिनेशन में करते हैं। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया ना कि ये लोग क्या करते हैं, अपना फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में करते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और अगर पर्टिकुलर फंक्शन देखा जाए तो अलग होता है एक दूसरे से, पर इनका काम जो होता है एक दूसरे के मदद सहायता से करते हैं लोग। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम लोग पहला इसमें पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला ऑर्गेनेल जो पढ़ते हैं वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतःद्रव्य जालिकाएँ बोलते हैं ना हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर कोई बड़ा सा सेल है तो इसमें कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह का होगा। न्यूक्लियर इसके अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सब, ठीक। ये तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी से जस्ट अटैच होता है तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये क्या देख रहे हो, ये किससे अटैच है? किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्या था तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। और ये क्या है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच दिख रहा है ना स्ट्रक्चर। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, मतलब कि उससे चिपका हुआ होता है। उसकी शुरुआत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है और एंड जो होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। ऐसे ही तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ऐसे होगा।
ऐसे इसके ग्रोथ होते होते ये लास्ट में जैसे ऐसे जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ भी अटैच होते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये देखो, ये दोनों जगह अटैच होता है। एक तुम्हारे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास भी अटैच होता है और दूसरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक क्या समझा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है। मतलब ये बीच में पाया जाता है ना सिस्टम, ये साइटोप्लाज्म हो गया यहाँ पे। यस सर। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर जाएगा और एंड कहाँ पे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक, अब देखो इसकी अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये देखो, इसको इस 3 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये जो हमारा क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहली चीज ये उसको बोलते हैं सिस्टर्निया। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना। दूसरा को बोलते हैं वेसाइकल। ठीक, वेसाइकल, सिस्टर्निया हो गया, वेसाइकल हो गया, एक और स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ट्यूब्यूल्स। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, एक सिस्टर्निया होता है, वेसाइकल होता है और ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है कि सिस्टर्निया वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है सर, दिख रहा है फ्लैट स्ट्रक्चर है। फ्लैट का मतलब समझ, चपटा सा स्ट्रक्चर है और ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, तो नली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें इस तरह दिखेगा। ठीक, तो ये कैसा है? ये पहली बात है फ्लैट, कैसा है? फ्लैट। दूसरा कैसा है? ट्यूब्यूल लाइक, नलिका लाइक है ना, ट्यूब्यूल लाइक। ठीक, और ये क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। क्या होता है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब ढेर सारी जो तुम्हारे एक सिस्टर्निया है वो दूसरे सिस्टर्निया, फिर दूसरा तीसरे से एक दूसरे से क्या होता है? आपस में कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। उसको क्या बोलते हैं? इंटरकनेक्टेड होता है। जो सिस्टर्निया होता है वो क्या होता है? आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक, तीसरी चीज, इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अनब्रांच होते हैं। कोई ब्रांचिंग दिख रही है इसमें? ब्रांच का मतलब समझ रहे हो कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, इधर से भी निकला, इधर से भी निकला, फिर यहाँ से भी निकली, इस तरह का ब्रांच है। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ है? एक सिस्टर्निया दूसरे के ऊपर, तीसरे ऊपर। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग ऑफ सिस्टर्निया, मतलब स्टैकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, जैसे मान लो हम लोग क्या करें, एक डस्टर है, एक डस्टर के ऊपर दूसरा डस्टर रख दिए, फिर इसके ऊपर तीसरा रख दिए, तो एक बोलेंगे स्टैकिंग ऑफ डेस्क, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के चीज़ों को रखना है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैकिंग बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पुट कर रहे हैं। तो इसके केस में भी यही होता है कि एक सिस्टर्निया है, उसके ऊपर दूसरी सिस्टर्निया, फिर तीसरी सिस्टर्निया, फिर स्टैकिंग ऑफ द सिस्टर्निया हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैकिंग ऑफ द सिस्टर्निया। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है? स्टैक्स बनते हैं इसके सिस्टर्निया के। ठीक, तो ये इसका ये पहला स्ट्रक्चर है सिस्टर्निया हो गया। दूसरा जो वेसाइकल होता है वो एकदम राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसका सर्कुलर सा स्ट्रक्चर। ठीक, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्यूब्यूल लाइक होते हैं ऐसे। इससे देख के लग रहा है कि इसमें क्या होता है? ब्रांचिंग पाई जाती है। इस वाले में क्या है? सिस्टर्निया में ब्रांचिंग नहीं मिल रही, पर यहाँ पे क्या मिलेगा? ब्रांचिंग मिलेगा। ठीक, ये कैसा था? अनब्रांच था, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक, ये क्या था? इंटरकनेक्टेड था। ये इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। कभी कभी ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और कभी कभी ये सिस्टर्निया से जुड़े हुए होते हैं। इससे ये स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे कभी कभी आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, और कभी कभी ये फ्रीली भी होते हैं। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं डिफरेंस समझ में आ रहा है? कि एक सिस्टर्निया है, वो भी क्या कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, वो हाँ आपस में क्या होता है? कनेक्टेड होता है। दूसरी चीज़ उनकी स्टैकिंग होती है, वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। स्टैकिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। ठीक, और उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। सिस्टर्निया केस में हो गया। वेसाइकल क्या होता है? सिंपल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोला, छोटे छोटे जो गोले होते हैं। और जो तुम्हारा ट्यूब्यूल्स होता है वो कैसा होता है? ब्रांच हो सकता है, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है और
फ्री भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन है कि इस, चलो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। ये इतना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब कंडीशन समझ गए। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ना हम लोग राइबोसोम के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? राइबोसोम के बेसिस पे। राइबोसोम पढ़ा था ना हमने, राइबोसोम पढ़ा था ना, हल्का सा बेसिक सा पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का पाया जाता है, याद है ना 70s 80s वाला डिस्ट्रीब्यूशन। उसी राइबोसोम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर था सिस्टर्निया का, इसके ऊपर ना छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई स्ट्रक्चर है, मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर छोटे छोटे हम लोग बूंदी गिरा दें, तो ऐसे हाथ से टच करेंगे तो खुरदुरा सा दिखेगा ना। तो वैसे ही अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया, तो इसको जब टच करेंगे तो खुरदुरा खुरदुरा दिखेगा ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। और अगर ये एब्सेंट हो या कंडीशन हो जिसमें ये राइबोसोम नहीं हो, सिंपल हो, तो वो कैसा हो जाएगा? टच करने पर बिल्कुल स्मूथ सा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम के बेसिस पे, राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? इनसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, स्टैकिंग। हाँ, क्या स्टैकिंग? स्टैकिंग का मतलब पता है ना कि कोई भी चीज़ है एक दूसरे के ऊपर, अगर एकदम जैसे मान लो ये चीज़ हाथ पर है, इसको जस्ट एक हाथ, फिर इसके ऊपर तीसरा हाथ, चौथा हाथ, ऐसा रख, इसी को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में स्टैकिंग बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर रखा होना। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है स्टैकिंग। तो हम लोग को राइबोसोम के बेसिस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा नाम है इनका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, नाम के साथ ही इनका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और ये तुम्हारा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन तो सबको पता है क्या है? बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है। वैसे लिपिड भी एक जैव अणु है। तो इनका फॉर्मेशन सेल में होना है, सेल में इनकी सिंथेसिस होती रहती है। तो अलग अलग पार्ट में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। हम लोग पहले बात किए थे राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम। तो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक अपरेटस बनाता है। अपरेटस का मतलब एक बर्तन जैसा बर्तन बनाता है, एक जगह बनाता है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। वहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नींद में भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है। तो ये पूछ देगा लिपिड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो कहाँ बताओगे लिपिड फॉर्मेशन होता है? लिपिड की सिंथेसिस या फॉर्मेशन स्मूथ में होगा। और अगर प्रोटीन पूछेगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कोई इसमें डाउट है? अब देखो, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें पाए जाते हैं तुम्हारे सिस्टर्निया, और वेसाइकल्स।
यहाँ पे ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये जो दो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम सिर्फ सिस्टर्निया और वेसाइकल में ही प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल्स में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना होगा किसका बना होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना होगा, ट्यूब्यूल्स का बना होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया? हाँ हाँ, ट्यूब्यूल से बना होता है। बेसिकली होता क्या है ना कि एक ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर होगा ना, उस स्ट्रक्चर में तुम्हारा एक साइड में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और दूसरे साइड में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जहाँ पे ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा राइबोसोम एब्सेंट होगा, तो वो स्मूथ बोल देंगे हम लोग उसको, और वहाँ पे क्या हो जाएगा? लिपिड सिंथेसिस हो जाएगी। और जहाँ पे तुम्हारा सिस्टर्निया और वेसाइकल वाले पोर्शन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे तुम्हारा राइबोसोम प्रेजेंट होगा। राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, राइबोसोम इसका तो बताया कि किस तरह ये सिस्टर्निया पे होता है। तो जो वेसाइकल होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इस पर छोटे छोटे हमारे यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं पूरे चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है बताइए। ये राइबोसोम कौन सा टाइप का होगा? तो यहाँ पे हम लोग राइबोसोम बना रहे हैं, वो किस टाइप का होगा? 70S होगा या 80S होगा? क्यों? सही बता रहा है कोई और? 70S होगा ना? ये जो राइबोसोम है ये किस टाइप का होगा? 70S होगा या 80S होगा? बताओ, तुम लोग बताओ क्या होगा? 70S टाइप का होगा कि 80S टाइप का होगा? 70S होगा। और कोई? अरे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये बताओ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम किस टाइप का पाया जाता है? 80S। सिंपल सा, ये कैसा होगा? 80S होगा। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की या क्लोरोप्लास्ट के अंदर की, ये इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है, इसके बाहर पाया जा रहा है। हाँ, क्या चीज़? सेल के बाहर। देखो क्या होगा, जब राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा, ये तुम्हारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम घूमता रहेगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा तो आके कहाँ आ जाएगा? बैठ जाएगा इस पर हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये दोनों जब साथ में रहेंगे तभी फंक्शनल रहेगा। ऐसे ही वो प्रेजेंट हो सकता है साइटोप्लाज्म में, नहीं भी हो सकता है, प्रेजेंट हो भी सकता है, ज़रूरत है। लेकिन जब सिंथेसिस करनी है प्रोटीन की तो उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हेल्प चाहिए, अकेले वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि कहाँ पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पे इसमें थोड़े बहुत इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन हो रहा है कुछ इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रीन वाला था, चल रहा था। सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो क्या आ रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो रही है। ठीक, तो एक को बोलते हैं हम लोग, पहला मॉडिफिकेशन का नाम है सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये? हम लोग जब मसल्स की बात करते हैं तो मसल टिश्यू में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मसल टिश्यू।
बेसिकली दो टाइप के में पाया जाता है, एक में स्टीरिएटेड में पाया जाता है और स्मूथ में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा बोझ नहीं लेना है कि नहीं समझ में क्या होता है स्मूथ मसल क्या होता है, स्टीरिएटेड मसल क्या होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी तो वहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस बेसिक जानना है कि कुछ मसल टिश्यू होते हैं, वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। दो टाइप वाले में पाया जाता है, एक में स्टीरिएटेड में पाया जाता है, दूसरा स्मूथ में पाया जाता है। एक और दूसरे तरीके में लिख सकते हैं इसको, कार्डियक मसल में पाया जाता है, दूसरा स्केलेटल मसल में पाया जाता है। कार्डियक मसल सब लोग जानते हो, कार्डियोलॉजी से कार्डियक मसल क्या होता है। कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है, हार्ट में, ठीक है। तो कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है। और स्केलेटल तो सब लोग को पता होगा, हमारी बॉडी का ढांचा किससे बना हुआ है, हड्डियों से। तो हड्डियों में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो इन दोनों जगह पे हमारे कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन, हमारी बॉडी क्या करती है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है, उनमें थोड़ी सी चेंज ला देती है। तो ये कहाँ पे, कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में, वहाँ पे चेंज आके क्या काम होता है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या जाता है, कैल्शियम का स्टोरेज। क्या जाता है, कैल्शियम का स्टोरेज। अब देखो दो कंडीशन होती है, कोई भी मसल है, अगर हम लोग नॉर्मल खड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, तो रिलैक्स फॉर्म में होगा। और अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो दूसरा वो कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह चले तो मसल्स हमारी जो लेग की मसल होगी क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो दो कंडीशन होता है कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक रिलैक्स में रहेगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस समय हमारे बॉडी को मसल्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा जो सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उस समय कैल्शियम रिलीज कर देगा। जब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल में, उस समय क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज कर देगा। और जब दूसरी कंडीशन जब रिलैक्स में बैठे रहेंगे तो वापस वो उसको स्टोर कर लेगा। तो जब कैल्शियम की ज़रूरत होती है, मतलब ये क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, जब ज़रूरत होती है तो दे देता है दोबारा, और जब फिर रिलैक्स जरूरत नहीं होती तो फिर वापस अपने आप में स्टोर कर लेता है। हाँ कैसे, यही हम लोग बताते हैं सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये एक पर्टिकुलर सेल में करता है, और जब हर सेल ये काम करेंगे तो वो पूरे मसल में ऐसा होने लगेगा, ठीक है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग फंक्शन, बेसिक फंक्शन देख लिए थे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है और लिपिड सिंथेसिस होता है, लेकिन उसके अलावा अलग अलग ऑर्गन्स में इसके कुछ और काम भी होते हैं। तो उन कामों को कैसे ये करता है, अपने आप में अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा बदलाव कर देता है। तो जब ये आपके मसल टिश्यू में पाया जाता है, मसल सेल्स में पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ पे इसका क्या काम होता है, कैल्शियम का स्टोरेज। कैल्शियम का स्टोरेज कैसे करता है, सिंपल सा है कि जब हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में होती है तो ये क्या होता है, कैल्शियम रिलीज कर देता है। जब रिलैक्स फॉर्म में होती है दोबारा इसको एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर कर लेता है। तो इसका काम क्या है, कैल्शियम स्टोरेज में भी इसका काम आता है, ठीक। यहाँ पे स्मूथ तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों प्रेजेंट होता है इसके। दूसरा होता है माइलॉइड बॉडी। एक स्ट्रक्चर है, नाम याद करना पड़ेगा, माइलॉइड बॉडी, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, रेटिना में। रेटिना सब लोग जानते हो ना, रेटिना क्या होता है, आँख में जो रेटिना पाया जाता है वहाँ पे माइलॉइड बॉडी पाया जाता है, ठीक। ये भी क्या है, इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। उसी के स्ट्रक्चर में चेंज करके जो रेटिना में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको हम लोग माइलॉइड बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका काम क्या होता है, पिगमेंट सिंथेसिस। आँख में हमारे जो आईज़ होती हैं उसमें देखने के लिए हमको कुछ पिगमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, अब आई पढ़ेंगे तो भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे शायद, आई फिजिक्स में है ना, रोडोप्सिन पाया जाता है, एडोप्सिन पाया जाता है, ये सब कुछ पिगमेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी सिंथेसिस और उनके रिलीज के लिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ का, वो अपने आप को अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाता है, थोड़ा सा चेंज लाता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलॉइड बॉडी। और वो क्या करता है, पिगमेंट सिंथेसिस में हेल्प करता है, और कई जगह ये पिगमेंट के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक।
इसके अलावा इसके बहुत सारे काम होते हैं, एक एक करके सारे इसके फंक्शंस को हम लोग पढ़ना है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, फिर इसके तुम्हारे सेल का जो प्लेट होगा उसको बनाने में हेल्प करेगा, फिर इसको तुम्हारे क्या कहते हैं साइटोस्केलेटन्स को बनाने में हेल्प करेगा, यहाँ तक कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो एक एक करके हमको सारे इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, पर वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन कुछ इसी टाइप का, दो टाइप का था, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और एक माइलॉइड बॉडी था, दो टाइप के हमारे इसमें थे। ठीक है, इसको लिख लो बेसिक, उसके बाद आगे इसके हम लोग पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई नहीं, पूरा आ जाएगा। पहले हिंदी वाले लिखो, फिर उसको इंग्लिश वाले लिखेंगे, ठीक है? देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेडिंग डालो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः द्रव्ययी जलिका की खोज पोर्टर ने की थी। क्या? अच्छा, फिर से, अंतः द्रव्ययी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। पोर्टर हैरी पॉटर वाला जो पॉटर है ना, वही वाला पॉटर है ये, ठीक। और कब किया था? ब्रैकेट में लिख देना 1945, 1945 में किया था। यह केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। इंग्लिश वाले को अभी लिखाएंगे, परेशान मत हो। यह केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट रहता है, उसी को ये बोल रहा है। यह केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। यह स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों, मतलब वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों में भी यह अनुपस्थित होती है। जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, पता है ना, नीले हरे शैवालों में ये अनुपस्थित होती है। यह लाइपोप्रोटीन के दोहरी झिल्ली की बनी होती है। यह लाइपोप्रोटीन के दोहरी झिल्ली की बनी होती है। आकृति के आधार पे ये 3 प्रकार की होती हैं। आकृति के आधार पे यह 3 प्रकार की होती हैं। आकृति के आधार पे यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला सिस्टर्नी, हाँ, दूसरा थैलियाँ, हाँ, वेसिकल को थैलियाँ मतलब, पहला सिस्टर्नी, लिखो, तुम लिख लियो ना, बाकी लोगों को तो लिखना है ना भाई। पहला सिस्टर्नी, दूसरा थैलियाँ, पहला सिस्टर्नी हो गया, दूसरा थैलियाँ, थैलियाँ को ब्रैकेट में लिख लेना इंग्लिश में वेसाइकल, और तीसरा नलिकाएं, ब्रैकेट में लिखना ट्यूब्यूल्स।
सिस्टर्नी के आगे लिखना, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के आगे लिखना, सिस्टर्नी सपाट, सपाट, सपाट होती हैं तथा इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। सपाट होती हैं तथा इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। शाखाएं मतलब ब्रांचेस, अनब्रांच्ड बताए थे। ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? ट्यूब्यूल्स के बारे में नहीं बताया, हम सिस्टर्नी के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या होती हैं? ब्रांच्ड के ब्रांचेस नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर वेसाइकल के बारे में लिखना, यह वेसाइकल के आगे लिखना यह छोटी एवं गोल आकृति की होती हैं। तथा इनके ऊपर, छोटी एवं गोल आकृति की होती हैं तथा इनके ऊपर ATS राइबोसोम पाया जाता है। एस बताए तो थे। देखो ये सेडिमेंट्स होते हैं बेसिकली, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब एक सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कोई चीज़ को हम, ये है इसको हम लोग ऐसे इसके एक तरह से पकड़े और इसको ऐसे से हिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है ना, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इसमें अब क्या होगा, जब इस तरह हिलाएंगे तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा और उसकी डेंसिटी जान रहे हो, डेंसिटी के बेसिस पे क्या होता है, वो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा राइबोसोम को इस तरह सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक मशीन होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन इस तरह करते हैं उसका, ठीक, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसी को जो क्या कहते हैं, जैसे कि 70S जो होता है वो तुम्हारा 50S + 30S में डिवाइड हो जाता है। तो वो S सेडिमेंट्स के लिए बेसिकली उसका यूनिट होता है, उसको S वहाँ पे से यूज़ करते हैं, ठीक है। नलिकाओं के आगे लिखो, नलिकाएँ के आगे लिखो, नलिकाएँ छोटी सपाट, नलिकाएँ छोटी सपाट तथा शाखान्वित होती हैं। नलिकाएँ छोटी सपाट और शाखान्वित होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, शाखा ब्रांचेस। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने की कोशिश करो, बुक्स तो इंग्लिश में पढ़ो, बाकी हम लिखवा दे रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि देखो आगे इंग्लिश ही पढ़ना है हमको। हाँ, इंग्लिश आसान है यार, इंग्लिश तुम लोग यूपी बोर्ड वाले तो और इंग्लिश में अच्छे होते हैं, ग्रामर में इतना अच्छा होता है, CBSE में इतना ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता जितना यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो तुम लोग अपने आप को समझो कि हम लोग CBSE वाले से बहुत ऊपर हैं, इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है, बस हमको आदत नहीं है। प्रॉब्लम बस यहाँ पे है कि आदत नहीं है हमारी। तुम पढ़ने की कोशिश करोगे जब ना, तो NCERT उन लोग से ईजिली समझ लोगे। तो कोशिश करो, क्योंकि आगे चल के हमको इंग्लिश में ही पढ़ना है। नहीं, जो वर्ड्स नहीं समझ में आते वो ले आके पूछो, तुम लोग को अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लेना कोई क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ग्रुप में है तो वहाँ से तुम पर्सनल मैसेज जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा चलो लिखो, राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम की स्थिति के आधार पे अंतः द्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती हैं। राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पे अंतः द्रव्यी जालिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। वही लिखवा दें तो क्या अलग से कुछ नया लिखवा दें, वही चीज़ें ऐड कराएंगे, कोई दिक्कत। पहला हो गया हिंदी में, जैसे इंग्लिश में बता देता हूँ हिंदी में, सपाट अंतः द्रव्यी जालिका। पहला हो गया सपाट अंतः द्रव्यी जालिकाएँ। सपाट मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती है, इनकी बाहरी कला सपाट एवं चिकनी होती है, अर्थात इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं।
इनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती है, अर्थात इनमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखो तुम इंग्लिश में। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती। ठीक है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, discovered and name given by Potter. Endoplasmic reticulum are absent in mature mammalian RBC and germ cells. Endoplasmic reticulum is made up of first cisternia, second vesicles and third tubules. Cisternia लिखेंगे। Cisternia are flat, tubular and unbranched but interconnected. Contain 80S ribosome. They are placed like stacks. And their function is related to protein synthesis. Second vesicle, small, spherical and membranous structure rich in ATS ribosome. Small, spherical and membranous structure rich in ATS ribosome. Tubules, flat, flat, tubular, membranous एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। फ्लैट होता है, ट्यूबुलर होता है, मेम्ब्रेनस होता है और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। कैन फाइंड फ्रीली और एसोसिएटेड विथ सिस्टर्निया, कैन फाउंड फ्रीली एंड एसोसिएटेड विथ सिस्टर्निया। राइबोसोम आर नॉट फाउंड ऑन ट्यूब्यूल्स, तुम लोग दूसरा लिखो, कणिका में अंतःद्रव्यी जालिकाएं। देखो, कणिका में अंतःद्रव्यी जालिकाएं, इंग्लिश में लिख लेना ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, कणिका में अंतःद्रव्यी जालिकाएं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑब्लिक करके ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है। लिखो, इनकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है। इनकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। लिख लिए क्या तुम लोग सब लोग? अच्छा, लिख रहे हैं, लिखने दो। इनकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं।
यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। ठीक है, तुम लिखो 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ब्रैकेट में लिखना ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे खुद के हैं, हाँ, टाइप्ड है। हाथ वाले चाहिए तो हाथ वाले मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। वही चीज़ है तो दोनों क्या करोगे? हाँ, सिर्फ लिख लो। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखना है राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। composed of cisternia and vesicles, फंक्शन डैश करके लिखना सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम do not have ribosome, composed of tubules and synthesis of lipid। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो इसलिए हम ऐड करा देते हैं। जैसे लिखो तुम लोग हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लोग लिखो राइबोफोरीन प्रोटीन, राइबोफोरीन protein help attachment of ribosome to cisternia। राइबोफोरीन प्रोटीन राइबोसोम को सिस्टर्निया से जोड़ने में मदद करता है। राइबोफोरीन प्रोटीन सिस्टर्निया से राइबोसोम को जोड़ने में मदद करता है। राइबोफोरीन प्रोटीन अटैच राइबोसोम्स टू द सिस्टर्निया। लिखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपाट जीव क्या है, द्रव्य जलिकाएं, अंतः द्रव्य जलिकाएं लीवर सेल में बहुतायत में पाई जाती हैं। इंग्लिश में लिखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एबंडेंट इन लिवर सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एबंडेंट इन लिवर सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर कोशिकाओं में बहुतायत में पाई जाती हैं। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। हाँ, यकृत लिख लेना है। और लिखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में क्या नाम है? कड़िका में द्रव्ययी जालिकाएं बहुतायत में पैनक्रियाज सेल में पाई जाती हैं। पैनक्रियाज की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। पैनक्रियाज को बोलते हैं तुम्हारा अग्नाशय, जहाँ से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अबंडेंट इन पैनक्रियाज सेल। इंसुलिन ग्लूकागॉन आर सिंथेसाइज्ड इन पैनक्रियाज सेल। इंसुलिन ग्लूकागॉन का निर्माण पैनक्रियाज सेल्स में होता है, पैनक्रियाज
कोशिकाओं में होता है या अग्नाशय की कोशिकाओं में होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर सिंथेसाइज्ड इन पैनक्रियाज सेल्स। हिंदी में लिखो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण अग्नाशय की कोशिकाओं में होता है, अग्नाशय की कोशिकाओं में होता है। अब लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जो कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लो। मॉडिफिकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला इसमें लिखेंगे सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाउंड इन स्मूथ एंड स्ट्रिएटेड मसल्स, यह मसल कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इट हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इट हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, contraction and relaxation. They help in muscle contraction and relaxation. They store calcium at the time of relaxation. लिखो सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि यह मसल कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका कार्य कैल्शियम का स्टोरेज को क्या बोलेंगे, संचय, कैल्शियम का संचय करना होता है। लिखा ना, दे स्टोर कैल्शियम एट टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दे रिलीज कैल्शियम। At the time of contraction they release calcium. दूसरा लिखो माइलॉइड बॉडीज, MYLOID, माइलॉइड बॉडीज। यह रेटिना में पाई जाती है, यह रेटिना के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ऐसे लिखो, यह रेटिना के ऊपर पाई जाती है। फाउंड ऑन द रेटिना ऑफ आईज, माइलॉइड बॉडीज, MYLOID, माइलॉइड बॉडीज, फाउंड ऑन द रेटिना ऑफ आई। यह प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव को क्या बोलेंगे, यह प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं, यह प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं। They are light sensitive and they help in pigment transfer. यह प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं और यह पदार्थों का वितरण करती हैं। पिगमेंट वितरण, एक्सचेंज, फैलाना। एक लिखो माइक्रोसोम, हाँ 2 दिन में हो जाएगा। अगला लिखो माइक्रोसोम। तो माइक्रोसोम में क्या होता है,
जो सिस्टर्निया होती है ना, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसको लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे, कुछ केमिकल्स डाल देंगे और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तेज़ी से उसको रोटेट कराएंगे। तो क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो सिस्टर्निया के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। बड़ा सा सिस्टर्निया था उसको हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया उसका, तो वो क्या वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गए। उन टुकड़ों को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोसोम्स। क्या नाम देते हैं? माइक्रोसोम्स। हम लोग इनका यूज़ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी में, कि प्रोटीन की सिंथेसिस वास्तव में, अब हमने यहाँ बताया कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, पर ये कैसे पता चला होगा, तो इसकी स्टडी करेंगे ना, कौन सा प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये सब की स्टडी के लिए हम लोग इसी माइक्रोसोम का यूज़ करते हैं। तो लिख सकते हैं माइक्रोसोम यूज इन स्टडी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, माइक्रोसोम का उपयोग हम लोग प्रोटीन के संचयन प्रक्रिया को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, हिंदी में माइक्रोसोम का उपयोग हम प्रोटीन्स के संचयन की प्रक्रिया को जानने के लिए करते हैं। इसको हिंदी में संचयन बोलते हैं या संश्लेषण बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो माइक्रोसोम यूज इन द स्टडी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, मतलब माइक्रोसोम का मतलब तो समझ गए ना, क्या करते हैं, ये सिस्टर्निया के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जनरली हम लोग कोई भी डेड सेल होगी, डेड सेल को उठाएंगे, उसमें से तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकालेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है हमको, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज करके छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, फिर उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको जानने के लिए हम लोग माइक्रोसोम की स्टडी करते हैं। ठीक, कैसे उसी चीज़ को, कोई है चीज़ है उसको बहुत तेज़ी से प्रेशर, अरे वो दूसरी चीज़ है, वो हर जगह 70s 40s थोड़ी ना आ जाएगा, वो राइबोसोम था, यहाँ पे माइक्रोसोम है। ठीक है, एक होता है नीसल ग्रेन्यूल्स। नर्व सेल में ये पाया जाता है, नीसल ग्रेन्यूल्स जो होता है नर्व सेल में पाया जाता है, जो दिमाग उमाग में सेल पाई जाती है ना, उसी में पाया जाता है नीसल ग्रेन्यूल्स। ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये भी एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब ये आपके नर्व सेल्स में पाया जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं नीसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिंपल भाषा में, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा नर्व सेल के अंदर पाया जा रहा है तो उसको हम बोल देंगे नीसल ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, और एक और नाम देते हैं इसको एर्गोस्टिक बॉडी। छोड़ो वो रहने दो, नीसल ग्रेन्यूल्स समझो, एर्गोस्टिक बॉडी नहीं, नीसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन में पहला लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो दो जगह होती है, मतलब एक हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस सुना है सबने, केंद्रिकाएं। तो यहाँ पे राइबोसोम के हेल्प से, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो तुम्हारा वो कहते हैं अरे
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब DNA RNA से कैसे सिंथेसिस, वहाँ पे हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे। बस इतना अभी जानना है कि न्यूक्लियस, राइबोसोम और तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन चीज़ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, ये तीन, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है उसकी, अब उसको सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, जब प्रोटीन है, ठीक है, पहले ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा सा चेन होगा, ठीक है। प्रोटीन क्या होगा, बहुत बड़ा सा चेन होगा। तो इसका अगर हम लोग सबसे छोटा यूनिट देखें, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, कोई बता सकता है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, मतलब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऐसे अमाइनो एसिड ढेर सारे हैं। अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में लगभग 20 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, 18 से 20 के बीच में, ठीक है। अलग अलग किताबों में कुछ में 18 लिखा होगा, कुछ में 20 लिखा होगा, तो दो अभी नया नया डिस्कवर हुआ है, उसमें नहीं अपडेटेड नहीं होगा, कुछ पुराने बुक्स में 18 लिखा होगा, तो बाकी नए बुक में 20। तो क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन्हीं अमाइनो एसिड्स के आपका कहीं पे मतलब कोई एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे करके ढेर सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन्हीं का तुम्हारा प्रोटीन बना होता है, मतलब से मिलकर बना होता है। हाँ, कैसे? हाँ, नहीं, अमाइनो एसिड ऐसे फुल फॉर्म लिखे ना, ये ए इसका, ए इसका, इसलिए अमाइनो एसिड ऐसे ही लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन के सबसे छोटे यूनिट होते हैं। फिर ये अमाइनो एसिड्स को क्या, सबसे पहले इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं तो बनता है तुम्हारा पेप्टाइड, क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक। जैसे ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ा तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। पेप्टाइड ये क्या होगा, चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बनेगा। चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोलेंगे। और ये बहुत लंबी चेन होगी, अगर 10 से ज़्यादा होगी तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मतलब 10 से ज़्यादा 11 या 11 से ज़्यादा 20 के करीब होगी तो पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। हाँ, और यही पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ेंगी, ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड, जैसे इनके बीच में बॉन्ड्स वगैरह बनेंगे, तो इसको हम लोग नाम देंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बेसिक थोड़ा सा समझ में आ रहा है। सबसे छोटी यूनिट क्या होगी उसकी, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं ना, ठीक। तो जो अमाइनो एसिड होगा वो सबसे छोटी यूनिट होगी। अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, एक मिनट, क्या था, सबसे छोटी जो यूनिट थी उसको क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक। अमाइनो एसिड आपस में जुड़ बनाती है पेप्टाइड, और पेप्टाइड जब क्या होते हैं, चेन्स बनते हैं तो उनको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो हमारा इतना क्यों बता रहे थे, क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, जब ये अमाइनो एसिड्स वगैरह बन जाते हैं तो इनको चेन की फॉर्म में ही तैयार करता है, ठीक है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, इनको चेन के फॉर्म में प्रोटीन की चेन बनाता है, ठीक। पहला काम इसका क्या होता है, प्रोटीन की चेन, ठीक। दूसरा काम हो जाएगा इसका, देखिए क्वालिटी कैसे है इसकी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हमारी प्रोटीन बन रही है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है कहीं इसमें कोई दूसरी अमाइनो एसिड, मतलब पर्टिकुलर कोई प्रोटीन होता है तो हर प्रोटीन का अलग अलग अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट होता है। अगर एक अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट चेंज हुआ तो तुम्हारी पूरी प्रोटीन बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो और एक प्रोटीन में अगर एक अमाइनो एसिड की चेंज की वजह से बीमारियाँ हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं।
तो उसका काम होता है कि देखता है कि क्वालिटी, कहीं क्वालिटी जो बन रही है, जो प्रोटीन बन रहा है वो ठीक सही है ना, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, तो उसको चेंज करेगा। ठीक है। फिर तीसरा काम है स्टोरेज। तीसरा काम है इसका स्टोर कर लेगा इसको। ठीक है, स्टोर करके ये आपको गोल्जी बॉडी के पास भेज देगा। फिर गोल्जी बॉडी के पास जैसे जाएगा तो गोल्जी बॉडी का करता है, जैसे ट्रैफिक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है ना, वही काम गोल्जी बॉडी का होता है। उसका काम क्या करता है, पहले वो अपने अंदर लेगा, उसको बताएगा, रास्ता बताएगा, अच्छा आपको देखेगा, उनके ऊपर एक टैग लगाएगा। ठीक है, टैग लगाएगा। आप गोल्जी बॉडी को इस तरह समझ सकते हैं, सामान कभी ई कॉमर्शियल वेबसाइट से मंगाया आप लोगों ने, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से कभी कोई सामान मंगाया है तो क्या है, ई कॉमर्शियल वेबसाइट से है ना, ई कॉमर्स का यूज़ करके जब सामान मंगाया होगा तो कैसे सामान आता होगा, उसका एक स्ट्रक्चर देखा होगा आप लोग कि कोई सामान आप मंगाते हैं, चलो आपने कोई बुक मंगाई, ठीक है, ये बुक जो है आपने वेबसाइट पे ऑर्डर करा, अब किसी दुकानदार के पास ये बुक होगी, उस दुकानदार से ये बुक एक वेयर हाउस होता है, उस वेयर हाउस में जाती है। उस वेयर हाउस में क्या होगा कि आपका वो वेबसाइट पे आपने अपना एड्रेस दिया, वो एड्रेस पर पर्टिकुलर चस्पा करेगा, फिर आपको किस ई कॉमर्स किस से भेजना है, किस लॉजिस्टिक से भेजना है, वो इन्फॉर्म करेगा, फिर भेज देगा। यही काम गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी बॉडी का काम तो ये प्रोटीन या फिर लिपिड सिंथेसाइज होकर आ रही है ना, उसके ऊपर वो नेम प्लेट लगाता है। अच्छा तुमको सेल मेम्ब्रेन के पास जाना है, ठीक है, तुम्हारे पास नाम देगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन या कोई भी एलिमेंट उसमें ऐड कर देगा जिससे वो उस जगह पे जा पाएगा। तो मतलब वो क्या कर रहा है, सिंपल सा वेयर हाउस की तरह काम कर रहा है या फिर ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है कि अच्छा तुमको इधर से नहीं जाना है, इधर जाना है, तो ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारा रास्ता है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, नेम प्लेट लगा देता है। तो एक ये इसको हम लोग बोलते हैं सेल का ट्रैफिक पुलिस। कोई अगर पूछे तुमसे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन होता है, तो गोल्जी बॉडी होता है। अभी हम लोग गोल्जी बॉडी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है ये तो समझ में आ गया। फिर दूसरा इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आ गया ना? यस। हम क्यों पूरा अमाइनो एसिड फिर पॉलीपेप्टाइड और फिर प्रोटीन बताएं, इसलिए क्योंकि इसकी जो चेन का फॉर्मेशन करता है ये कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अमाइनो एसिड से पेप्टाइड के फॉर्म में बन जाता है, फिर बाद में इसको फोल्डिंग और अनफोल्डिंग उसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन जो होता है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का मतलब समझ रहे हो, जो चीज़ होता है, चेन बनाया, चेन बना के उसको फोल्ड कर दिया और जब जरूरत हुई तो उसको अनफोल्ड कर दिया, ठीक। दूसरा हम लोग देखेंगे लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस किस में होता है, स्मूथ वाले में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है। ये अब इससे ये पता चलेगा कि जहाँ पे भी तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, जिस सेल में भी, उस सेल में हमको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे आपका लिपिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तभी हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है, कौन से सेल में लिखे ना, लीवर सेल में। लीवर में तो इससे हमको समझ में आ जा रहा है कि वहाँ पे लीवर में क्या होगा, आपका लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। जहाँ पे इसका अमाउंट ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पे आपके उसकी सिंथेसिस ज़्यादा होगी। जहाँ पे तुम्हारा प्रोटीन क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। जैसे पेनक्रियाज में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो पेनक्रियाज में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो दूसरा इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। तीसरा इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। हम लोग कोई मेडिसिन खाते हैं तो कुछ केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाता होगा, हमें बीमार पड़ते हैं तो कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करती होगी, ठीक है। ऐसे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो केमिकल हम लोग मेडिसिन के रूप में लिए तो जिसका जो काम था वो तो कर दिया, लेकिन वो हमारे बॉडी में पड़ा हुआ है ना, तो अब हमारे बॉडी में अगर कोई बाहर की चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी हुई तो हमारे बॉडी को नुकसान करेगी, तो किसकी तरह काम करेगी, टॉक्सिन की तरह काम करेगी। किसकी तरह करेगी, टॉक्सिन या फिर पॉइजन बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमारे को ज़रूरत नहीं है और वो प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए पॉइजन की तरह काम करेगा, कोई भी चीज़, ठीक है, तो पॉइजन की तरह काम करेगा, टॉक्सिन की काम करेगा।
तो ये जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब उस टॉक्सिन को बाहर निकालना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी ऐसे एलिमेंट हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर सेल का काम करेगा क्योंकि एक सेल में पाया जा रहा है ना, तो ये कोई भी सेल में जो भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, इनका काम क्या होगा, जो भी टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, उनको तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और वैक्यूल के अंदर डाल देगा, और वैक्यूल फिर धीरे धीरे उसको रिलीज़ करेगा, जो करना होगा काम करेगा। लेकिन इसका पहला काम क्या है कि डिटॉक्सीफाई कौन करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम लोग से पूछ दिया जाए कि कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है, लीवर। ऑर्गन पूछ रहे हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक पर्टिकुलर सेल में पाया जाएगा ना, तो हम पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो दो ऑर्गन हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, लीवर और किडनी। तो इससे ये पता चल रहा है लीवर और किडनी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी ना डिटॉक्सिफिकेशन कर पा रहा है। देखो जो इसका काम है और जिस ऑर्गन में मिल रहा है, तो मतलब अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, दैट मीन्स कि इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको ऐसा नहीं ना लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एक होगा ऐसा नहीं सोचते हैं, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ये ज़रूरत के हिसाब से होता है, हर सेल में ये वेरी करता है, ठीक है। अब मान लो कभी एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। जब उसी सेल को लगेगा कि एक पर्टिकुलर उसी सेल को लगेगा कि अब हमको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही तो डिटॉक्सिफिकेशन में दो ऑर्गन होते हैं, एक होता है लीवर और दूसरा होता है किडनी। ये दोनों डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और बेसिकली अगर सेल लेवल पे पूछा जाए कि डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक। तीसरा पॉइंट है चौथा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला याद है किसी को, क्या होता है, मिडिल लेमिला सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो मिडिल लेमिला और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हेल्प करता है, हम उस दिन याद करो जब बोले थे मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन कैसे होता है, याद है किसी को, मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन कैसे होता है बताए थे। बोलते थे ना कि गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट्स होता है, इन्हीं फ्रेगमेंट से तुम्हारा फ्रेगमेंट के ऊपर कैल्शियम पेक्टेट की लेयर जम जाती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारा मिडिल लेमिला बोल देते हैं यार। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये मिडिल लेमिला के फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, उन्हीं पे कैल्शियम पेक्टेट की लेयर अगर जम जाएगी तो तुम्हारा बन जाएगा मिडिल लेमिला। अगर कैल्शियम पेक्टेट की लेयर नहीं बन रही है तो तुम्हारा बन जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल सा कंडीशन है कि कैल्शियम पेक्टेट की अगर लेयर उसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो जाता है, जैसे ये टूट के छोटे छोटे टुकड़े टूटे, जैसी कंडीशन होती है इस तरह की है। सेल अब अपने लास्ट स्टेज में है, डिवीज़न होने वाला है ये, तो एकदम सेंटर में बन जाएगी, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब यहाँ पे आपके छोटे छोटे टुकड़े किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, गोल्जी बॉडी के, इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, सबके छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर से फिर क्या होगा, जब ये सेल टूट जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी, एक सेल इधर हो जाएगी, एक सेल इधर हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे इसका ग्रोथ इस साइड में हो जाएगी, फिर सेल हो जाएगी, इधर एक सेल हो जाएगी। तो अगर ये स्ट्रक्चर है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या बना देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देगा। लेकिन वहीं पे अगर इसके ऊपर हम लोग कैल्शियम पेक्टेट की लेयर का डिपोजिशन करा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैल्शियम पेक्टेट की लेयर का डिपोजिशन करा दे रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट। तो ये क्या बना देगा तुम्हारा मिडिल लेमिला।
कोई डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कहाँ नहीं आ रहा तो पूछो ना, जो नहीं समझ में आ रहा हो पूछो, तभी तो हमको समझ में आएगा तुमको कहाँ नहीं आ रहा है। बताओ कहाँ नहीं आ रहा है? कहाँ नहीं आ रहा बताओगे? वेट कर रहे हैं तुम्हारा। क्या चीज़? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब टूटा तो ये बना लाल फिर से बता रहे हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, कब ऐसे टूटेगा? कोई भी चीज़ ये सब टूटेगा ना जब सेल का डिवीज़न होने वाला है। डिवीज़न का मतलब समझ रहे हो? एक सेल होगी उससे दो डॉटर सेल बनने वाली होगी, ठीक? ऐसी कंडीशन, इसी को बोलते हैं सेल डिवीज़न। मियोसिस माइटोसिस पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसी कंडीशन होगी तो पहले इस सेल में कुछ ऐसा कंडीशन आया होगा इस तरह का। अब इसमें क्या होगा कि सारी जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वो टूट गई होगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट गया होगा, गोल्जी बॉडी टूट गई होगी, सब टूट गई होगी, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो गए होंगे। सारे फ्रेगमेंट क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द सेल पे, ठीक है, जिसको सेल प्लेट बोलते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब क्या होता है कि कुछ पोर्शन ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा कि ये सेल टूट के अलग हो गई, दो सेल्स में यहाँ पे डिवीजन हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है सेंटर पे, ये नीचे वाले पोर्शन पे आ जाएगा ना, कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा कंडीशन कुछ आ जाएगा, और इनमें डिवीजन बराबर में पड़ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इस साइड में रह गए, कुछ इस साइड में आ गए, फिर इनका धीरे धीरे ग्रोथ हो गया ऐसे इस साइड, ठीक है, इस साइड, ठीक। अब क्या होगा कि इसमें नॉर्मल अगर ऐसे ही रहा तो ये धीरे धीरे जाकर क्या बना देगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देगा। कुछ अंदर की साइड में चले जाएंगे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देंगे, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट एक कंपाउंड होता है, कैल्शियम पेक्टेट, अगर उसकी लेयर का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन का मतलब उसकी लेयर इसके ऊपर आगे चढ़ गई, डिपोजिशन का मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट होना, ठीक। तो डिपॉजिट हो गई वहाँ पे आके, हाँ नहीं, सेल के अंदर होगा, वहीं से क्या हवा से उड़ के थोड़ी ना चली जाएगी। जो कुछ हो रहा है वो सेल के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो ऐसे इधर उधर से नहीं आती है, कोई मतलब भगवान नहीं भेजेंगे, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, उसी में से उसका डिपोजिशन। अगर क्या यही होता है कि कुछ अमाउंट को वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेता है, कुछ अमाउंट को वो मिडिल लैमेला बना लेता है। सेल हमारा बहुत होशियार है, क्योंकि उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है तो वो होशियार है, वो क्या करेगा, कुछ पोर्शन को, उसको इसी पोर्शन से अपने बॉडी का फिर दूसरी सेल्स को बनाना है ना, दो सेल्स को, तो क्या करेगा, इसमें कुछ पे कैल्शियम पेक्टेट के लेयर का डिपोजिशन करा देगा, उससे तुम्हारा मिडिल लैमेला बन जाएगा, और जहाँ पे नहीं बनेगा वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। जैसे एनिमल सेल है, वहाँ पे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, मिडिल लैमेला वहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं होता है, मिडिल लैमेला नहीं होती है, तो प्लांट सेल में मिडिल लैमेला होती है ना, तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका बना लेगा। ठीक है, क्लियर है? डाउट कहीं है, कोई और डाउट? न्यूक्लियस भी टूटता है, सब कुछ टूटता है, पर तुम्हारा डीएनए और आरएनए भी धीरे धीरे, देखो हर चीज़ का डिवीज़न होता है, पढ़ेंगे हम लोग मियोसिस और माइटोसिस जब पढ़ेंगे ना, तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट कैसे सेल डिवीज़न होता है, एक एक स्टेज देखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब देखेंगे हम लोग, एक एक छोटे छोटे स्टेज पे हम लोग देखेंगे। एक लास्ट है, एक स्ट्रक्चर बनाता है स्फीयरोसोम, ठीक है। ये भी स्फीयरोसोम जो होता है, ये भी कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये भी कहाँ पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्फीयरोसोम का अगर फंक्शन पूछ दे, क्वेश्चन देखो यहाँ से उठा देता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फीयरोसोम, तो सिर्फ सिंपल सा है, ये लिपिड सिंथेसिस में है, लिपिड सिंथेसिस, कहाँ पे हेल्प करता है, लिपिड
सिंथेसिस में। स्टीयरोसोम कहाँ पे हेल्प करता है? लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। और इस स्टीयरोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो देखो ये लिपिड सिंथेसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजिड हो जाओगे वहाँ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होगा, ये और जगह पे भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी। इससे पहले लिख लो थोड़ा बहुत जो बचा है। फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला लिखोगे प्रोटीन सिंथेसिस, लिख रहे हो? नहीं, अभी 14-15 हैं, ये सब भी हैं इनके एडिशन में। हाँ लिख लो, चलो पहला लिखो, क्या लिखो? प्रोटीन सिंथेसिस लिख लिए, 5 लिख लिए ना, कितना है? 5 लिखे, चलो छठा आगे का लिखो। ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, छठा पॉइंट लिखो, इंक्रीज सरफेस। 4-5 हुआ ना, छठा 7वां लिखो, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। फिर लिखो लाइजोसोम फॉर्मेशन, लाइजोसोम फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन, हाँ ये सब वर्क है उसका, ये काम करता है, हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट, प्लेट प्लेट यार लिखे तो थे। सेल प्लेट, सेल प्लेट फॉर्मेशन। कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम स्टोरेज। साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन, साइटोस्केलेटल फॉर्मेशन नहीं, स्केलेटन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब समझते हो तुम? अरे स्केलेटन का मतलब क्या होता है? ढांचा होता है। तो सेल अपने फॉर्म में रहती है तो कुछ स्केलेटल उसके भी होंगे, जो उसको उसका जो फॉर्म है वो क्या कहते हैं, डिफाइंड फॉर्म है, उसी में सेल प्रेजेंट रहे, उसके लिए कुछ स्केलेटन होंगे, उसी को हम लोग साइटोस्केलेटन। ये भी जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो चीज़ यहाँ पे लिखवा रहे हैं, कुछ चीज़ वर्ड्स लिखवा दे रहे हैं, उसको भी याद कर लेना, आगे में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया। क्या 11 हो गया? अब इसी में कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो, जैसे तुम एक यहाँ पे लिखे हैं, अच्छा वो नहीं, छूट गया एक पॉइंट, ग्लाइकोजन लिखो, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ये देख लो थोड़ा सा। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? टाइम तो हो गया, ये लिख लो, एक लास्ट टॉपिक उस पर कहाँ क्या था? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म था ना, ये खत्म हो जाए ताकि कल जो गोल्जी बॉडी पढ़े। वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपल सा, हम लोग सबके घर में, मतलब जितने लोग की फैमिली है उसमें 50% लोगों के घर में एक बीमारी से कोई ना कोई इंसान पीड़ित है, डायबिटीज़।
अधिकतर मतलब मैं 50% बोला हूँ, इसीलिए 50% 60% के करीब में कि हर घर में कोई ना कोई मतलब होता है कि जिसको बड़े बूढ़े होते हैं, डायबिटीज होते हैं। तो डायबिटीज़ का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इसी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। जो डायबिटीज़ होता है इसी ग्लाइकोजन होता क्या है, जो लीवर सेल होती है, लीवर सेल, यहाँ पे क्या होता है देखो, ग्लूकोज है। डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, यही होता है ना डायबिटीज़ में। तो नॉर्मल केस क्या होता है, जब ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में, जो हम लोग की कंडीशन है, इसमें ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में, इसमें चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में। हाँ, विथ हेल्प ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन के हेल्प से ये ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन जो है तुम्हारे लीवर सेल में जाके प्रेजेंट हो जाता है। और लीवर सेल बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्ट बोलेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सेल के एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो लीवर सेल जो पूरा स्ट्रक्चर बात करें, वो लीवर सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखो अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जा रहा है, नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में हो रहा है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन जो है फिर से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग उतना जल्दी नहीं थकते हैं। पर अगर कोई डायबिटिक इंसान है, कोई भी इंसान अगर डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ की बीमारी है, देखते हो बहुत जल्दी थक जाता है, यहाँ से वहाँ तक 2 बार चल दिया थक जाएगा वो। पर हम लोग 4 बार 5 बार दौड़ेंगे उतना नहीं थकेंगे, धीरे धीरे थकावट होगी। क्यों, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है ये इस लीवर सेल में स्टोर ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्योंकि हमको देख रहे हैं ना, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जब चेंज होगा तब जाके लीवर सेल में होगा, पर ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में इंसुलिन, जब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इंसुलिन खत्म हो जाता है, इंसुलिन की अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। अगर टोटल इंसुलिन खत्म हो जाएगा तो आदमी बचेगा नहीं। वो जो डायबिटिक का लास्ट स्टेज होता है उसमें ये हो जाता है कि इंसुलिन की सुई हुई देनी पड़ती है, वैक्सीन देना पड़ता है, उस कंडीशन में इंसुलिन एकदम खत्म होने करीब में होता है। लेकिन जनरल जो नॉर्मल होता है वहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता, मतलब कम अमाउंट चेंज होता है। तो कम अमाउंट में लीवर सेल में जाके स्टोर होगा, और कम अमाउंट स्टोर होगा तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो कम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिल पाएगा, तो इसलिए वो जल्दी थक जाते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है ये बेसिकली कहाँ पे होता है, लीवर सेल में, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो अगर पूछा जाएगा कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है तो बता लोगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, और ऑर्गन पूछा जाएगा तो लीवर सेल। ठीक, और हार्मोन पूछा जाएगा तो इंसुलिन बता देना, ठीक है ना। और कहीं डाउट हो तो पूछो। ग्लूकोज लीवर सेल में होता है ना, या पहले से होता है, होता है लीवर सेल? हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें ही ग्लूकोज होता है, वही। अब देखो हम लोग जब पढ़ेंगे एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पे रिएक्शन होता है तुम्हारा ATS, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो उसके थ्रू सिंपल से एनर्जी का फॉर्मेशन तुम्हारा ग्लूकोज बनता है, जो खाना खाते हैं वही टूटता है और उसी को ब्रेक डाउन होता है, तो लास्ट फॉर्म जो होता है वो ग्लूकोज होता है। वही ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और जाके तुम्हारा लीवर सेल में स्टोर हो जाता है। पहले स्टोर हुआ लीवर सेल में, हाँ, फिर बाद में जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो हाँ वो बाहर आया। फिर ग्लाइकोजन में चेंज ही नहीं हुआ, नहीं वो ऐसा जिसको डायबिटीज होगी। नहीं, वहाँ पे अलग कंडीशन, वहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम लोग खाना खाए, ठीक है, अगर मान लो मुझे डायबिटीज़ है इनकेस, तो हम जैसे खाना खाएंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब लास्ट स्टेज में तो ग्लूकोज बन गया। अब वो ग्लूकोज क्या होगा, बहुत कम अमाउंट, मान लो 100 ग्लूकोज बना, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं, 100 ग्लूकोज बना, 100 में 40 या 50 ही ग्लूकोज लीवर में स्टोर हो पाएगा, बाकी हमारे ब्लड सेल में ही रहेगा। तभी तो जब ब्लड टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं तो ब्लड ही तो निकालते हैं, उसमें अमाउंट देखते हैं ग्लूकोज का कितना है, अगर ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं, कम है तो डायबिटिक नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टोर नहीं होता, ज़्यादा स्टोर नहीं पता, फिर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो ग्लूकोज में जब कम ग्लाइकोजन है तो कम ही ग्लूकोज बनेगा ना, यही चीज़ होता है। ठीक है, चलो तैयार रहना, सैटरडे को टेस्ट है, जो गायब रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सैटरडे को तो सैटरडे को ही टेस्ट हो सकता है मंडे को हो जाए, तो ऐसा नहीं कि सैटरडे के दिन आधा लोग गायब हो जाए।